नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का कार्यक्रम विज्ञान प्रभा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हाल ही के वर्षों में जिस तकनीक ने सर्वाधिक कौतूहल, संशय और उम्मीद जगाई है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या जिसे हम संक्षेप में कहते हैं एआई। एआई ने एक अजीब सी उत्तेजना पैदा की है सबके दिलों में। ये आज का सर्वाधिक चर्चित विषय भी है और हमने इस विषय पर चर्चा के लिए आज आमंत्रित किया है अग्रिम जसोला जी को। अग्रिम जसोला जी एक शिक्षाविद हैं और अकादमिक जगत के एक नए उभरते सितारे। आपने अपना उच्च अध्ययन जर्मनी से किया है और एक शिक्षण संस्थान में आप निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अग्रिम जी आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे दर्शक सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, बहुत ही सरल शब्दों में समझाइए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता वास्तव में क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है जो कि डील करती है मशीन को सिखाने में और मशीन को जानने में डेटा देके। अक्सर मेरे से पूछा जाता है क्लास में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुझे समझाना है, तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐसे बताता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नकली इंटेलिजेंस नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस है जो कि अप्राकृतिक इंटेलिजेंस है, जो प्रकृति से कंप्यूटर को नहीं मिली है। जैसे हम ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात करें तो वो हमें प्रकृति ने दी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्राकृतिक इंटेलिजेंस है। जी, यदि हम विभेद करें एक मानव मस्तिष्क से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो क्या अंतर आप पाएंगे? क्योंकि जब हम मानव मस्तिष्क की बात करते हैं तो उसमें विवेक आता है, तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भीतर वो विवेक हम पैदा कर पाएंगे? सर आज की डेट में ये कहना बहुत मुश्किल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर विवेक आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, पर ये बहुत मुश्किल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर विवेक आए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ डेटा के आधार पे काम करता है। जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस काम करता है तजुर्बे के आधार पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उसका तजुर्बा डेटा होता है। जो डेटा आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन को देते हैं, उसी डेटा के आधार पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन आपको आउटपुट देती है। अग्रिम जी, मानव जीवन में लगातार कुछ वर्षों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है जी। लेकिन एक आम व्यक्ति को बताएं कि इस समय वो कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जिनका उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग ऐसी कई जगह पे हो रहा है, हम और आप कर रहे हैं, जो कि आदमी रियलाइज़ ही नहीं कर रहा है। जैसे आप YouTube का इस्तेमाल करते हैं, YouTube में सबसे पहले पेज में आपको YouTube वीडियो सजेस्ट करता है, तो वो जो वीडियो का सजेशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से YouTube देखता है। आप कौन सी और वीडियोस देख रहे हैं, उन वीडियोस से आपका चरित्र एक बनाता है और उसके आधार पे आपको और वीडियोस दिखाई जाती हैं। उसके अलावा जब हम व्हाट्सएप में मैसेज टाइप करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कीबोर्ड के ऊपर आपको वो प्रिडिक्शन देता है टेक्स्ट की कि क्या टेक्स्ट आपको आगे लिखना चाहिए, और अगर कभी आप गलत स्पेलिंग लिख देते हैं तो वो स्पेलिंग भी आपको बताता है कि ये इसकी सही स्पेलिंग है। तो ये तो हमारी आम जिंदगी में हो गई। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम मेडिकल साइंस में बहुत काम हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। रोबोटिक असिस्टेड सर्जरीज, कृषि क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है, स्मार्ट फार्म्स और वेदर प्रिडिक्शन, और इसके अलावा डिफेंस में बहुत काम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जी, अब हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि इसके विभेद क्या हैं। जैसे हम कहते हैं कि सब हेड्स, नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि हमारे पास मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है जी और NLP है, तो जी। इससे एक आम दर्शक क्या समझे? सर जैसे मैंने आपको वो बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अप्राकृतिक इंटेलिजेंस है। जो आपने बात करी मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स भी बोलते हैं और कंप्यूटर ग्राफिक्स भी बोला जाता है, ये सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखाएं हैं जिसमें अलग अलग क्षेत्र में काम होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप से बताऊं, मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज की डेट का सबसे बड़ा क्षेत्र है जिस पे सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। तो मशीन लर्निंग में हम मशीन को डेटा देके सिखाते हैं कि कैसे उसको डिसीजंस लेने चाहिए। एक उदाहरण के रूप में आपको समझाता हूँ।
जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसको उसके माता पिता समझाते हैं कि आप मुझे पापा बोलो, और पिताजी उसको अपना नाम भी बताते हैं। बच्चा अपने पिताजी को एक दिन अपने उनके नाम से बुला देता है तो पिताजी बहुत क्रोधित होते हैं। पिताजी बच्चे को बोलते हैं कि नहीं बेटा, आप मुझे पापा बोलो। अब वो बच्चा स्कूल जाता है। स्कूल जाने के बाद उसकी टीचर उससे बोलती है कि आपके पिताजी का नाम क्या है, तो वो इनोसेंटली अपने पिताजी का नाम पापा बोल देता है। तब उसे स्कूल में समझाया जाता है कि नहीं, जब आपसे पिताजी का नाम पूछा जाए तो आपको नाम बताना है। तो ये बच्चे ने अपने तजुर्बे से सीखा कि जब पिताजी का नाम पूछा जाए तो नाम बोलना है और ऐसे इज्जत देते हुए पापा बोलना है। यही हम मशीन को डेटा के फॉर्म में सिखाते हैं और मशीन गलतियां भी करती है पर उससे सीखती है और आगे आपको आउटपुट देती है। जी, अग्रिम जी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि इसके प्रकार कितने हैं। जैसे हम सुनते हैं नैरो इंटेलिजेंस, हम सुनते हैं जनरल इंटेलिजेंस, और ऐसा कहा जा रहा है कि जब भविष्य में हम एआई को देखेंगे तो सुपर इंटेलिजेंस भी होगी। जी सर, नैरो इंटेलिजेंस, नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस है जो कि शुरुआती स्टेज में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च कर रहे थे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसको हम नैरो इंटेलिजेंस कह रहे थे। आज की डेट में हम जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हैं, जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कहा जाता है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंप्यूटर एक 21 साल के नौजवान के मस्तिष्क की पावर रखता है, जो कि नई नई भाषाएं सीख सकता है, नए नए म्यूज़िक बना सकता है, पोइट्री लिख सकता है, पर अपने आप कोई थ्योरम इजाद नहीं कर सकता और अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले सकता, अपने आप को और बेहतर नहीं कर सकता है। तो इस वक्त ये स्टेज है नैरो इंटेलिजेंस। इसके बाद जो तीसरी स्टेज आपने बोली जो कि है सुपर इंटेलिजेंस, उसमें हमारा एंड गोल ये है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक सुपर ह्यूमन या फिर एक सुपर कंप्यूटर की तरफ ले जाएं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप डिसीजंस ले पाएगा, नई नई साइंस की थ्योरम इजाद कर पाएगा और हमारी सोशल प्रॉब्लम्स जैसे कि क्लाइमेट चेंज या फिर और कोई बड़ी समस्या का समाधान अपने आप बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के कर पाएगा। उस स्टेज को हम सुपर इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो कितने वर्षों में हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि सुपर इंटेलिजेंस डेवलप हो पाएगी? सर, जिस हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे नॉन स्टॉप काम हो रहा है, अगर इसी रफ्तार से काम होता रहे और कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम को रोके ना, तो अगले 8 से 10 साल में हम सुपर इंटेलिजेंस की तरफ पहुंच जाएंगे। इस पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो क्षेत्र है एक नया उभरता हुआ क्षेत्र है, तो इसमें यदि रोजगार की संभावना हम देखें तो वो कौन से रोजगार हैं जो उत्पन्न हो सकते हैं? सर, जैसा मैंने आपको बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हर शाखा में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है डेटा का। तो डेटा साइंटिस्ट, जो कि मेरी खुद की स्पेशलाइजेशन है, एक डेटा साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और जॉब्स में। इसके अलावा जितने ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम बनेंगे, उसके टेक्निकल सपोर्ट के लिए लोग चाहिए होंगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी और प्रोग्रामर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो और रिसर्च करे और प्रोग्राम्स बनाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। जी, हम रोबोटिक्स की बात करते हैं तो इसमें रोबोटिक इंजीनियर्स के लिए कितनी संभावनाएं हैं? रोबोटिक इंजीनियर के लिए सर बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। इनफैक्ट एक पूरी अलग शाखा है, जैसे हमने बोला मशीन लर्निंग और एनएलपी की तरह, रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जहाँ पे रोबोटिक असिस्टेड सर्जरीज कराई जा रही हैं। जो हम ड्रोन्स की बातें करते हैं कि ड्रोन्स अलग अलग तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मदद कर रही है, वो भी रोबोटिक्स के अंदर आता है। इसके अलावा हम रोबोट्स का इस्तेमाल फैक्ट्री प्रोडक्शन में, कार प्रोडक्शन में और मल्टीपल लाइंस में इस्तेमाल इसका हो रहा है, तो इसमें रोज़गार की बहुत ज़्यादा संभावना है। एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अलग तरह के कौशल की डिमांड करता है और इसकी मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो वो तकनीकी कौशल क्या है, इस बारे में थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। सर, थोड़ा सा इसमें टेक्निकल हो जाएगा, पर मैं कोशिश करता हूँ जितनी सरल भाषा में आप लोग को समझाना चाहूँ। इसमें सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को बेसिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, जो कि सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग होती है,
या फिर पाइथन लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग होती है। जब वो पाइथन और सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग सीख लेता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स बनाए जाते हैं, जिन्हें बोला जाता है मॉडल ट्रेन करे जाते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम को डेटा दिया जाता है और उस डेटा से वो सीखता है। तो इस तकनीक का इस्तेमाल करके हम आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर सकते हैं और फाइनली आपको आर, पाइथन और टेंसर फ्लो करके टेक्नोलॉजीज होती हैं, इनका उपयोग आना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ऐसी चिंता व्यक्त की जा रही है कि आने वाले समय में जो पारंपरिक हमारे व्यवसाय हैं, जो पारंपरिक नौकरियां हैं, जी। उन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव देखने को मिलेगा और संभवतः वो नौकरियां कम हो जाएंगी। तो ये महज एक आशंका है या कुछ और? सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से नौकरियां, हमारी ट्रेडिशनल नौकरियां कम हो सकती हैं अगर लोग अपने आप को अपडेट ना करें, अगर लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी डेली लाइफ में स्वीकार ना करें तो नौकरियां कम हो सकती हैं। पर अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ मैच करा जाए और कोई भी काम किया जाए तो वो काम और एफिशिएंटली हो सकता है और इफ़ेक्टिवली हो सकता है और जल्दी हो सकता है। तो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आदमी कितना जल्दी इसे अपनी ज़िंदगी में अडेप्ट करता है। भारत जैसे विकासशील देश के समक्ष किस तरह की चुनौतियां हैं, यदि इसके विकास की बात करें, प्रचार प्रसार की बात करें, जी। तो वो चुनौतियां हमारे दर्शकों को आप ज़रूर बताएं। सर, भारत में चुनौती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे बड़ी है हार्डवेयर की, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ठीक करने की कोशिश करी है। हम सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रियां खोल रहे हैं इंडिया में, और अगर हार्डवेयर हमारे पास एडिक्वेट हार्डवेयर आ जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेयर बन जाएगा। आमतौर पर ऐसे कहा जाता है कि जो छोटे व्यवसाय हैं, जैसे एमएसएमई हम कहते हैं जी। या स्टार्टअप्स हैं जी। उसमें इनका प्रयोग ज़्यादा नहीं हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और केवल जो बड़ी कंपनियां हैं वो ही इसका प्रयोग कर रही हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? सर, मेरे को निजी रूप से ऐसा लगता है कि एमएसएमई और छोटी कंपनियां ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, डे टू डे में इस्तेमाल कर रही है। मैं आपको उदाहरण के रूप से बताता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है, आपने सुना होगा, चैट जीपीटी नाम है उसका। तो चैट जीपीटी में जब आप कोई सवाल पूछते हैं या चैट जीपीटी को कुछ काम करने के लिए देते हैं तो वो आपको एक आउटपुट देता है जो कि आपका काम बहुत आसानी से करने में मदद करता है। तो इसका इस्तेमाल एमएसएमई और छोटे उद्योगों में सबसे ज़्यादा हो रहा है और होता रहेगा, जो कि उनकी बहुत मदद कर रहा है। एआई का उपयोग जी। वर्तमान में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें सर्वाधिक हो रहा है, और यदि हम भारत की बात करें तो वो कौन से क्षेत्र हैं जिसमें इसका प्रयोग भविष्य में और बढ़ सकता है? खासतौर से यदि हम कृषि की बात करें जी। तो क्या नवीन तकनीक इस्तेमाल की जा रही हैं? क्योंकि हमारा यदि उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पहाड़ी प्रदेश ज़्यादा है और मैदानी बहुत कम, और ये कृषि के क्षेत्र में आगे निरंतर बढ़ रहा है। बिल्कुल सर, कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे काम हो सकते हैं, जैसे स्मार्ट फार्म्स बनाए जा सकते हैं जहाँ पे इरिगेशन सिस्टम, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम लगाए जा सकते हैं, उससे पानी की बचत हो सकती है, प्लस स्टेप फार्म्स में उसका काफ़ी काम आ सकता है। इसके अलावा पेस्टिसाइड स्प्रे के लिए ड्रोन्स का उपयोग हो सकता है, और वेदर प्रिडिक्शन के लिए स्मार्ट एआई मॉडल्स का प्रयोग हो सकता है, जो कि उत्तराखंड के लिए और पूरे देश के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा मेडिकल साइंस में बहुत काम हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेडिकल साइंस का अच्छा काम हो तो रोबोट असिस्टेड सर्जरीज हो सकती है, जिसमें हार्ट सर्जरी, ब्रेन सर्जरी के सर्जन्स मौजूद नहीं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उसके लिए उन्हें शहर में आना पड़ता है। तो अगर रोबोट्स से ये सर्जरी हो सकती हो तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये पॉसिबल हो जाएगा। इसके अलावा डिजीज़ आइडेंटिफाई करना, जिसे डायग्नोस्टिक्स बोला जाता है मेडिकल टर्म में, वो भी एक कंपनी ने इनफैक्ट शुरू कर दिया है अमेरिका में। आप उसमें अपने, अगर आपके हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो रखी है तो आप उस हाथ की फ़ोटोग्राफ खींचते हैं और उसे अपलोड करते हैं। उस फोटोग्राफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल आपको ये बता देता है कि ये किस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है,
और उसकी रेमेडीज़ आपको सजेस्ट कर देता है। तो ये भी बहुत कारगर हो सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में। भारत में एआई का प्रयोग हो रहा है और आपसे बातचीत करके लग रहा है कि इसका निरंतर प्रयोग बढ़ रहा है। जी। NEP 2020 इसकी बहुत चर्चा है और आप स्वयं एक शिक्षाविद हैं। जी। तो शिक्षा के क्षेत्र में जनरेटिव एआई का उपयोग किस तरह से हम कर सकते हैं और सार्थक उपयोग कैसे हो सकता है? जनरेटिव एआई में सर सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया वो चैट जीपीटी का एग्जाम्पल है। जनरेटिव चैट जीपीटी एक जनरेटिव टूल है जो कि आंसर्स जनरेट करती है। इसका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। भले ही लोग इसको, कई प्रकार के लोग इसको एक चीटिंग का टूल मानते हैं, पर ये चीटिंग का टूल नहीं है। अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करें तो ये एक बहुत कारगर टूल हो सकता है रिसर्च की फील्ड में, एनालिसिस की फील्ड में और शिक्षा इन जनरल फील्ड में। इसके अलावा जनरेटिव एआई के अलावा मैं आपको और बताना चाहूँगा, शिक्षा की फील्ड में एक बहुत इंटरेस्टिंग टूल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसे हम वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं, जो कि ये हमारी स्क्रीन पे चल भी रहा है अभी। तो VR ग्लासेस होते हैं, वो ग्लासेस अगर हम लगाएं तो आज की डेट में अगर एक बच्चे को एक फैक्ट्री देखना हो या एक मास कम्युनिकेशन के बच्चे को हमारे दूरदर्शन का स्टूडियो देखना हो, तो उसे यहाँ पे फिजिकली आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा चीज़ कैसे चलती है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम एक वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड वर्चुअल रियलिटी ग्लास का उपयोग करें तो वो अपने कॉलेज, अपने संस्थान, अपने स्कूल में बैठ के ही उन सारी फैक्ट्रीज और स्टूडियोज़ का टूर कर सकता है, जिससे पैसे की भी काफ़ी बचत होगी, इन जनरल ईज ऑफ स्टडीज़ होगी, अपने नोट्स बेहतर बना पाएगा और एक अमेरिका में बैठी हुई फैक्ट्री भी उसके लिए दूर नहीं होगी। जी, अब हम आपसे बात करेंगे कि एथिक्स की बात होती है, गोपनीयता की बात होती है, मानवीय मूल्यों की बात होती है, आपने डेटा सुरक्षा की बात की, तो इसको किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है और भविष्य में इन चुनौतियों का सामना हम कैसे कर सकते हैं? सर, डेटा सुरक्षा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आज की डेट में प्रॉब्लम है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है, पर इस पे बहुत अग्रेसिवली काम हो रहा है अलग अलग कंपनीज की तरफ से, और डेटा सिक्योर रहेगा इस पे सरकार भी काफ़ी कदम उठा रही है। इनफैक्ट इसमें सबसे ज़्यादा अच्छे पॉलिसीज़ जो हैं वो यूरोपियन यूनियन ने बनाई हैं। तो सरकार अगर उसी तरीके की पॉलिसीज़ इंडिया में इम्प्लीमेंट करती है और ह्यूमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ ह्यूमन इंटरवेंशंस भी रखती हैं, जिसको एक टेक्निकल टर्म में मैन इन द मिडल मॉडल बोलते हैं, जहाँ पे ये कहा जाता है कि सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ना करे, उसका ह्यूमन ऑडिट भी रेगुलर बेसिस पे हो। तो अगर मैन इन द मिडल टेक्निक और सही पॉलिसीज़ भारत सरकार इस्तेमाल करे तो डेटा लीक और प्राइवेसी को इजीली प्रैक्टिस किया जा सकता है। इसमें बहुत बड़ी समस्या हमें नहीं आएगी। जब हम गोपनीयता की बात करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जब हम मोबाइल फ़ोन्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई ना कोई हमारा पीछा कर रहा है और जासूसी जैसे हो रही है, तो इसमें कितनी सच्चाई है अग्रिम जी? सर, जासूसी और पीछा कोई डायरेक्टली नहीं कर रहा है आपका। ये बात मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब हम अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो हम अगर एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम हे गूगल बोलेंगे तो फ़ोन जाग जाएगा, और अगर हम एप्पल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो हे सिरी बोलेंगे तो वो फ़ोन जाग जाएगा। तो अगर हम हे सिरी बोल रहे हैं और वो फ़ोन जाग जा रहा है, मतलब फ़ोन ऑलवेज़ आपकी बात सुन रहा है। वो फ़ोन अगर ऑलवेज़ आपकी बात सुन रहा है तो वो डेटा कहीं स्टोर हो रहा है। तो अगर वो डेटा कहीं पे गलत तरीके से उपयोग होता है तो वो एक समस्या बन सकती है, पर आज की डेट में वो डेटा मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के लिए इस्तेमाल होता है। उदाहरण के रूप से, अगर आप आज की डेट में ये 10 बार बोलें कि मेरे को एक लैपटॉप खरीदना है, तो आपका फ़ोन आपको लैपटॉप की ही एडवर्टीजमेंट दिखाना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से कंपनियां इसको एडवर्टाइजिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, और अभी तक तो ये माना जा रहा है कि डेटा सुरक्षित है, और अगर कंप्लायंसेस रहे तो वो सुरक्षित ही रहेगी। हम मनोरंजन की दुनिया में है, दूरदर्शन जी, क्या
कलात्मक क्षेत्र में भी एआई का उपयोग हो सकता है, जैसे संगीत, पेंटिंग, लेखन इत्यादि? सर बिल्कुल हो सकता है। संगीत, लेखन और पेंटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकता है, पर अपने आप अभी इस स्टेज में ओरिजिनल पेंटिंग्स और ओरिजिनल संगीत नहीं बना सकता है। कहीं से कुछ छोटे छोटे टुकड़े उठा के उन्हें कंपाइल करके एक पेंटिंग बनाने की क्षमता आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखता है। तो इससे क्या जो क्रिएटिव लोग हैं उनके लिए एक चुनौती, एक खतरा है? मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है सर कि ये चुनौती और खतरा नहीं है, बल्कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आइडियाज़ लेके उसे और बेहतर करके अपना क्रिएटिव एंगल उसमें डाल के उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन को बहुत ही आरामदायक और सुगम बना रहा है, तो क्या कुछ शारीरिक और मानसिक दिक्कतें सामने आ सकती हैं? क्या इंसान आलसी हो सकता है? सर बिल्कुल इंसान आलसी भी हो सकता है, और मेरा ये मानना है कि इंसान डबल एक्टिव भी हो सकता है। अगर मेरा काम दिन का 6 घंटे का है और 3 घंटे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देगा, तो मुझे 3 ही घंटे काम करना है और मेरे को 3 घंटे एक्स्ट्रा एक्सरसाइज के लिए भी मिल सकते हैं और 3 घंटे एक्स्ट्रा सोने के लिए भी मिल सकते हैं। तो वो इंसान पे निर्भर करता है कि वो उस एक्स्ट्रा समय का कैसे उपयोग करता है। इस समय पूरा विश्व युद्ध क्षेत्रों से घिरा हुआ है। हम देख रहे हैं कि कई जगह युद्ध चल रहे हैं जी। सामरिक दृष्टि से एआई का उपयोग लगातार बढ़ रहा है, तो क्या ये खतरनाक है पूरे विश्व के लिए, या इसका उपयोग शांति के लिए भी किया जा सकता है? सर इसका उपयोग किया जा सकता है शांति के लिए, पर ये एक असल समस्या है। इनफैक्ट अब आर्मीज़ ने अपना साइबर वॉरफेयर और एआई वॉरफेयर डिपार्टमेंट्स अलग से बना दिए हैं। अब ये माना जा रहा है कि वॉरफेयर सिर्फ सी, लैंड और एयर पे नहीं हो रहा है, इनफैक्ट साइबर एरियाज़ पे भी हो रहा है। पर भारत इसके लिए सक्षम है और हमारे पास ये कोई चिंता का विषय नहीं है भारत के लिए। हमने कंप्यूटर के क्षेत्र में और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में बहुत तरक्की की है और जो भारतीय युवा हैं इसमें अग्रणी हैं। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ये संभावना है कि हमारे युवा इसमें एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल सर, इनफैक्ट हमारे युवा एक बहुत अच्छे मुकाम पे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। आप अगर देखेंगे वर्ल्ड की कोई भी बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी में कम से कम 40% वर्कफोर्स इंडियन है। तो अगर इंडियंस चाहें तो हिंदुस्तान में भी वो काम हो सकता है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, हार्डवेयर की ज़रूरत है और सिलिकॉन चिप्स की ज़रूरत है, जिसकी तरफ हमने कदम रख दिया है। तो भविष्य बहुत सुनहरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हिंदुस्तान के युवाओं का। आप एक शिक्षाविद हैं, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार इसका उपयोग बढ़ रहा है, तो जो युवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उन्हें किन बातों का ख़ास तौर से ध्यान रखना होगा? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना करियर बनाने के लिए सबसे पहले युवा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी। अपना डे टू डे बेसिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काम में लाना शुरू करना पड़ेगा ताकि उन्हें बेसिक कंसेप्ट समझ में आए। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कोडिंग लैंग्वेजेस हैं, सी, पाइथन, आर और अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनको पढ़ना शुरू करें। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में ना रहें, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ युवाओं को कॉलेज में आते ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने की जल्दी रहती है। ऐसा बिल्कुल ना करें, धीरज बना के रखें, पहले बेसिक्स सीखें और धीरे धीरे करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आएँ। जिसके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं वही कुछ बेटर कर पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी भी इंटेलिजेंट हो जाए रहेगी वो एक कंप्यूटर ही। अग्रिम जी, कुछ ऐसी रोचक बातें जो आम व्यक्ति ना जानता हो और आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज के टाइम पे हम रोबोटिक्स में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें ड्रोन्स से हम कई सारे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ड्रोन्स का हम इस्तेमाल मेडिकल साइंस में भी कर रहे हैं। ड्रोन्स कई कंट्रीज़ में
ब्लड की सप्लाई या ऑर्गन की सप्लाई ड्रोन्स के माध्यम से हो रही है, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा है शहरों में कि रोड से वो नहीं हो पा रही है, तो ड्रोन्स सीधा हॉस्पिटल्स में जाके ब्लड और ऑर्गन्स डिलीवर कर रहे हैं। इसके अलावा रोबोटिक्स में ड्रोन्स जो हैं वो कृषि क्षेत्र में भी बहुत काम कर रहे हैं, जैसे पेस्टिसाइड स्प्रे हो गया, मैपिंग ऑफ द लैंड हो गई, लैंड मैपिंग करके कितना पानी कहाँ पे है ये देखा जा रहा है, टोपोलॉजी चेक हो रही है। इसके अलावा और बहुत सारे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम हो रहा है। जी, तो अग्रिम जसोला जी, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चुनौतियाँ, संभावनाएं और भविष्य विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का विज्ञान प्रभा कार्यक्रम का अंक। फिर किसी कार्यक्रम में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।